ये कहानी 1840 में पेश है, जब एक कारोबारी जहाज स्कॉटलैंड से अमेरिका की तरफ अपना सफर तय कर रहा था और ये सफर वो समुद्री जहाज के जरिए कर रहे थे। लेकिन एक रात हम क्या देखते हैं कि वो अपना रास्ता भूल जाते हैं और अपने सही रास्ते से भटक जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध भी होती और उन्हें कोई सही रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और कुछ फासले पर जाते ही वो चट्टानों से टकरा जाते और टकराते ही उनका जहाज तबाह हो जाता। जहाज के टकराते ही उसमें मौजूद सब लोग मर जाते, यहाँ तक कि वो कश्ती चलाने वाला। लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोग बचते, जिनके नाम हैं ओलिवर कॉस्ली, जिम बकली और तीसरा शख्स पेरिस। वो लोग एक वुड की बोट में बैठकर किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते। उनके पास एक नक्शा मौजूद होता, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग कहाँ पर, क्योंकि जो नक्शा उनके पास होता है वो जगह उनके पास मौजूद नक्शे में नहीं। वो लोग बहुत मुसीबत में थे क्योंकि उनकी बोट खराब थी। वो लोग अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे कि हमें जल्द ही कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, वरना हम भी सब लोगों की तरह मर जाएंगे। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और अब धुंध भी कुछ कम नजर आती है। वो अपने चारों तरफ देखते हैं तो उनको एक आइलैंड नजर आने लगता है जो उनकी कश्ती से ज्यादा फासले पर नहीं था। वो लोग फौरन उसके किनारे पर आ जाते और वहाँ आकर कुछ देर बैठ जाते। वहाँ पर बहुत सुकून और सन्नाटा होता है, जिससे उनको ये महसूस होता है कि ये आइलैंड बिल्कुल खाली है, यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है। कुछ देर गुजरने के बाद वहाँ एक बूढ़ा शख्स आता है जिसका नाम पिंगल होता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी उस आइलैंड का ही रिहायशी था। वो उस आइलैंड पर उन तीनों को बहुत अच्छे से वेलकम करता है और उनको अपने घर ले जाता है और ले जाते ही अपने घर वो उन्हें खाना खिलाता है। कॉस्ली अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि उनका जहाज चट्टानों से टकरा गया था और जहाँ पर ये वाकया पेश आया वो उस बूढ़े शख्स के घर से ज्यादा दूर नहीं था। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद उस कश्ती में मौजूद हमारे अलावा और लोग भी बच गए हों। वो उस बूढ़े शख्स को कहते हैं कि उसको वहाँ पर आग जलानी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई शख्स बच गया होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके जवाब में वो बूढ़ा शख्स उनको कहता है कि तुम लोग आराम कर लो, मैं आग जला दूंगा। जो वाकया उनके साथ पेश आया था उसमें कॉस्ली का बाजू बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो बूढ़ा शख्स उनको मशवरा देता है कि उन्हें कुछ दिन वहाँ आइलैंड पर ही स्टे करना चाहिए जब तक कि वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए, और इस मकसद के लिए वो उनको एक टकलस नामी आदमी के घर लेकर चले जाते हैं ताकि वहाँ पर उनका इलाज हो सके। लेकिन अजीब बात जो हमें देखने को नजर आई कि वो आइलैंड काफी बड़ा था और वहाँ पर तकरीबन 40 घर थे, और उससे भी अजीब बात ये थी कि वहाँ पर सिर्फ 4 लोग रहते थे। वो बूढ़ा शख्स पिंगर, उसकी बेटी कॉरिगन, वो डॉक्टर क्लेम डगलस और उसकी भतीजी लैम्पे। ये बात सुनने में काफी अजीब थी और वो लोग इसके बारे में पूछते हैं। इसके जवाब में डगलस उनको कहता है इसकी वजह ये है कि कुछ अरसा पहले ये आइलैंड बंजर हो गया था और रहने के काबिल ना रहा, जिसकी वजह से सब लोग वो जंगल छोड़कर चले गए। वो उन्हें बताता है कि हम 4 लोग भी यहाँ पर अपनी मर्जी से रुके और हम लोग यहीं पर रहेंगे क्योंकि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। फिर हम देखते हैं कि अगली रात बकली को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और सब लोगों को उस आइलैंड के बारे में शक होने लगता है। उन्हें ख्याल आता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है जो वो 2 लोग इनसे छुपा रहे हैं, या कोई और बात भी है जो वो लोग इनसे छुपा रहे थे। उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि जब लोग यहाँ पर आए उन्हें सब लोगों का रवैया अजीबोगरीब लगा, खासतौर पे वहाँ की फीमेल्स का। वो हकीकत का पता लगाना चाहते थे, इसलिए वो लोग खुद उस आइलैंड को देखने का फैसला करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या हकीकत छुपी है। जिसके जवाब में डगलस उनको मना कर देता है। वो उन लोगों को मना करता है कि उनका वहाँ से निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि आइलैंड पर अंधेरा जल्दी हो जाता है, और जैसा वो लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आइलैंड पर कुछ ऐसी बात नहीं है, और कहता है कि तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम यहाँ पर ही रहो। लेकिन उस बूढ़े शख्स की बातें बिल्कुल ठीक थी। उसने कहा था वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर सच में उन्हें कोई नहीं मिला और सारे घर खाली थे। मगर हकीकत तो ये है कि वो डेड आइलैंड था, क्योंकि वहाँ पर ना कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान। बकली को ये जगह मशकूक लगने लगी, और इस आइलैंड की सबसे अजीब बात ये थी कि वो किसी मैप में भी मौजूद नहीं था, जबकि वो उस लैंड के आसपास ही था, लेकिन फिर भी वो किसी नक्शे में नहीं पाया जाता। पेरिस और बकली इस आइलैंड का पता करवाने के लिए जाते हैं और वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि वो सही हकीकत जान सके। बकली अपनी मंजिल पर उस मुकाम पर जल्दी वापस आ जाता है जहां वो दोनों मशवरा करते हैं कि हमें वापस यहाँ लौट कर आना है, लेकिन पेरिस वापस जल्दी नहीं आता क्योंकि पेरिस की आईसाइट कमजोर होती है और उसको वहाँ पर पाँव में मोच भी आ जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गुम हो जाता है। लेकिन उससे भी अजीब बात ये
کہ اسے اپنے ارد گرد کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ان آوازوں کو سنتے ہی اسے خوف محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ مدد کے لیے اپنے دوستوں کو پکارتا ہے، لیکن وہاں پر اس کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بکلی واپس گھر آ جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ پیرس واپس نہیں آیا، اس لیے وہ سب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ٹھیک اسی وقت ڈگلس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کو منع کر دیتا ہے کہ وہ اب یہاں سے باہر نہ نکلے، ان کا گھر میں رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اندھیرے میں نکلنا ان کے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہتا ہے ابھی تمہیں گھر پہ رہنا چاہیے، تم صبح کو اپنے دوست کو ڈھونڈ سکتے ہو۔ لیکن وہ سب لوگ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں پیرس میں کوئی مصیبت بھی تو نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ پیرس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا۔ ان کو یہ خطرات آتے رہے اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ان کو ڈر ہوتا ہے۔ وہ اگلے دن اپنے دوست کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو انہیں پیرس کی لاش ملتی اور اس کی موت کیسے ہوتی ہے کہ جیسے اسے کسی بلندی سے گرایا گیا ہو۔ اس کے بعد بکلی اور گوسٹ دونوں کا شخص یقین میں بدل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ سوچتے ہیں یا تو اس آئی لینڈ میں کوئی گڑبڑ ہے یا وہاں پر رہنے والوں میں۔ انہیں ان چاروں شخص پر جو وہاں پر رہتے تھے شک تھا، خاص طور پہ وہاں کی عورتوں پر، کیونکہ وہ عورتوں میں ہونے والے بدلاؤ کو دیکھ سکتے تھے کہ اچانک سے ہی ان کے فیس کا کلر، ان کی آنکھوں کا کلر چینج ہونے لگتا اور وہ عورتیں اتنی عجیب و غریب ہو جاتی اور حرکتیں کرنے لگتی کہ ان کو بیڈ کے ساتھ باندھنا پڑتا۔ اور ان میں سے جو عورتوں میں سے سب سے عجیب عورت تھی وہ کوریگن تھی۔ وہ سب سے عجیب اس لیے تھی کیونکہ اس کی حرکتیں سب سے عجیب تھی۔ وہ راتوں کو جنگلوں میں گھومتی رہتی، وہ عجیب و غریب ریچول کرتی، آگ کے گرد گھومتی رہتی۔ اور جب پیرس گم ہو گیا تھا تو وہ عورتیں عجیب و غریب بن گئی تھی، مطلب ان کے فیس کا، ان کی آنکھوں کا رنگ چینج ہو گیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یا تو انہوں نے پیرس پر حملہ کر دیا تھا یا اس پہ جادو کر دیا تھا، یا ان کو پتا تھا کہ پیرس مر رہا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے دوست کی جان نہیں بچا سکتے تھے، اس کے لیے کچھ نہیں کر۔ اور ہمیں پیرس جس حالت میں ملا وہ مردہ تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آئی لینڈ پر ایک تیسری عورت، ان دو عورتوں کے علاوہ ایک تیسری عورت بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ عورت ان کو اس آئی لینڈ میں آ کر نظر نہیں آئی، کیونکہ جب وہ اپنی کشتی میں سوار تھے ان کو تب پہاڑوں پر روشنی نظر آئی۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا اس آئی لینڈ کے بارے میں کہ وہ کسی بھی نقشے میں موجود تھا ہی نہیں۔ اس پر کوسلی اپنی پیشن گوئی شروع کرتا ہے، جس کے پیش نظر وہ وہاں پر چھان بین کرتا ہے اور اس کے دوران اس کو وہاں سے ایک ڈائری ملتی۔ اس ڈائری میں جہازوں کا ذکر کیا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ لوگ پہلے موجود نہیں تھے، اور اس ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان سے پہلے بھی جو لوگ اس آئی لینڈ پر آئے وہ یہاں پر پھنس گئے اور یہاں سے پھر ان کا نکلنا ناممکن ہو۔ وہ دونوں دوست وہاں سے نکلنے کا، اپنی جان بچانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اچھی بات ان کے لیے یہ تھی کہ ان کی بوٹ زیادہ دور نہیں۔ وہ اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور رات کو ہی اس آئی لینڈ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے، لیکن تب رات تھی اور دھند بہت زیادہ تھی اور ان کو راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ان کے لیے بری بات یہ تھی کہ ان کو وہاں پر عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا ان آوازوں سے کہ جیسے ان کے ساتھی مصیبت میں ہیں اور مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ ان آوازوں کو سن کر وہ اپنے سینسز کو کھو دیتے ہیں اور پاگل ہونے لگتے ہیں، اور اس پاگل پن کے عالم میں وہ پانی میں کودنے ہی والے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ بوڑھا شخص پنگل فوراً آ جاتا ہے اور ان کو واپس آنے کا بولتا ہے۔ پنگل انہیں اپنے گھر لے آتا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تم یہاں پر بری طرح پھنس چکے ہو، تمہارے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی تم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی سے پیار ہے، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری بات سننی ہوگی، ہماری بات ماننی ہو، ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا، یعنی تم بھی مارے جاؤ گے۔ اور اب وہ اس آئی لینڈ کا راز فاش کرتا ہے اور ان کو حقیقت بتاتا ہے کہ ایسا یہاں پر کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ وہ ان کو کہانی بتانا شروع کرتا ہے کہ کچھ سال پہلے انہیں سمندر کے کنارے ایک سنہرے بالوں والی لڑکی میں، اور یہ واقعہ تب کا ہے جب یہ آئی لینڈ بالکل آباد تھا، یعنی وہاں پر سب لوگ رہتے تھے اور اپنی زندگی کو ایک خوشحال طریقے سے گزار رہے تھے، اور وہ لڑکی بھی رہتی۔ اس لڑکی کا نام پریسبنی تھا۔ وہ لڑکی نیچر سے کافی فرینکلی تھی اور فرینڈلی بھی۔ سب لوگ اس کو اس کی نیچر کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بہت خوشحال خوشباش لڑکی تھی۔ لیکن اس لڑکی کے بارے میں حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ انسانی روپ میں ایک گاڈس یعنی ایک دیوی تھی۔ جب سے وہ اس آئی لینڈ پر آئی تھی اس آئی لینڈ کے حالات کافی اچھے ہو گئے، وہاں پر موجود کھیتوں کی پروڈکشن کافی زیادہ تعداد میں بڑھ گئی اور حالات کافی اچھے ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فلم ایک گریک میتھولوجی ہے، یہ کہانی ایک گریک میتھولوجی ہے، اور گریک میتھولوجی کے حساب سے وہ لڑکی ایک دا گاڈس آف ہارویسٹ
कहा जाता है और इसके बाप का नाम ज़्यूस है और हेडस पूरी दुनिया का देवता था। वो अपनी बेटी को उस आइलैंड पर ले गए और फिर उसके बाद वो वहाँ की ग्रीक बन गई। जब रिबनी वहाँ से चली गई तो उस आइलैंड के काफी बुरे हालात हुए। वहाँ के खेत उजड़ गए और लोग भूख से मरने लगे। हकीकत में वो लड़की इस आइलैंड पर एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने आई, लेकिन इस आइलैंड की कहानी का किसी को आज तक पता नहीं चला। और इस रिबनी बहुत खूबसूरत, हर मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एक दिन का वाक्य है कि एक मर्द शराब की हालत में इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और इसके दौरान वो उस लड़की को जान से मार देता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो लड़की पावरफुल नहीं या वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त वो एक इंसानी रूप में थी, इसीलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसके मरते ही आइलैंड पर जवाल आ गया, कहत आ गया, लोग भूख से मरने लगे और वहाँ का सब कुछ बंजर हो गया। और उसके बाद उस आइलैंड के मर्द आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे, वो भी वहाँ की औरतों से। वो अपनी ही औरतों के हाथों मरने लगी, क्योंकि वो लड़की अपना बदला नहीं ले सकी। इसलिए वहाँ पर रहने वाली औरतें अपने आप पर बेकाबू थी और अपने बाप भाई बच्चों का किसी की पहचान नहीं रखती थी और उनको जान से मार देती थी। और जो लोग यहाँ पर फंस जाते वो यहाँ से नहीं निकल पाते और जो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते उनको जान से मार दिया जाता। यही वजह है कि ये आइलैंड बंजर है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता वो मार दिया जाता, क्योंकि गॉडेस का कंट्रोल औरतों पर ज्यादा था। और इसी वजह के पेश नजर उन 4 लोगों को वहाँ पर जिंदा रखा गया, ताकि ये कर्ज आइलैंड पे हमेशा बरकरार रहे और जो भी जहाज वहाँ से गुजरता वो इस आइलैंड के कंट्रोल में आ। इसके बाद ये होता कि वो जहाज तबाह हो जाता और उसमें लोग मौजूद मर जाते और ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। यानी उनके लिए यहाँ से निकलना नामुमकिन हो गया और अपनी सारी जिंदगी इस आइलैंड पर ही कैद की तरह गुजारनी पड़ी। और यकीनन कोई भी शख्स ऐसी कैद की जिंदगी को पसंद नहीं करता। वो बूढ़ा शख्स उन्हें इस आइलैंड की सारी हकीकत बताता है, जिसको सुन के वो काफी शॉक्ड हो जाते, लेकिन वो फिर भी वहाँ रहने को तैयार नहीं होते। और तब उन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त भी उन औरतों के वश में आ गया था। इसके बाद बूढ़ा शख्स उन दोनों की हेल्प करता है वहाँ से निकलने की। वो उन औरतों को बांध देता है ताकि वो उसके ऊपर अपना जादू न करे। लेकिन ये कर्ज इतना पावरफुल था कि गोसली भी वहाँ से नहीं निकल पाता और उस पर भी जादू का असर हो गया था और वो भी पानी में डूब जाता है और मर जाता है। इसके बाद जो आइलैंड की औरतें थी वो इस सारे मामला से तंग आ चुकी थी और वो खुद को मार देती है, जिससे प्रिसिबनी यानी उस लड़की की पावर उस आइलैंड पे कम हो जाती। और किसी को आज तक ये पता नहीं चला कि गोसली को समंदर में जिंदा पाया गया या नहीं। और इसी तरह वो आइलैंड एक हिस्ट्री बन के रह गया।